बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए डिसिप्लिन का। और इस बार आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा वैश्वीकरण की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिलेबस में आपको पता ही होगा, टोटल यहाँ पर 3 यूनिट्स पढ़ने हैं और 3 यूनिट्स को मिला करके टोटल आपको यहाँ पर 8 चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो हमने जो है यूनिट नंबर 1 का वैश्वीकरण का पार्ट 1 यानी कि अर्थ और वाद विवाद बहुत अच्छे से समझ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है यूनिट 1 के पार्ट 1 की, तो प्लीज़ आप जा करके वो ज़रूर देखो। ठीक है, और इधर जो है हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर आयाम की यानी कि पार्ट बी की जो है हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 में हमने वैश्वीकरण को समझा, उसका अर्थ क्या है, साथ में इसको लेकर के क्या वाद विवाद चलता है, ऐतिहासिक प्रक्रिया समझी, इसको लेकर के क्या सहमति है, साथ ही साथ इसको लेकर के हमने दृष्टिकोण भी पढ़े। अब जो है चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों की हम बात करेंगे। ठीक है ना। देखो, वैश्वीकरण क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। वैश्वीकरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल का मतलब होता है पूरा का पूरा विश्व। अब सोचो, ये वर्ड सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व तक है। ठीक है, इसका फैलाव पूरे विश्व में है। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ बने हुए संबंधों से है। जो एक देश का दूसरे देश के बीच व्यापारिक संबंध, चाहे वो सेवाएं को लेकर के यानी सर्विसेज को लेकर के हो, कोई भी वस्तु का आदान प्रदान हो, ये कोई भी टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, इनका जो भी खरीद होती है, ये आदान प्रदान होता है, ये सभी क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। यानी कि ये कह सकते हो कि एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, चाहे किसी भी चीज़ों में करे, वो क्या है, वैश्वीकरण। भारत ने इसको कब अपनाया था, तो 1991 में अपनाया था। ठीक है ना। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसमें देश के व्यक्ति के परस्पर जुड़ाव और साथ में उसकी आवाजाही की विशेषता शामिल होती है। इसकी अगर आयाम की बात करें तो वैश्वीकरण के कई सारे आयाम हैं। मुख्यतः इसको हमें 4 आयाम पढ़ने हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर आयाम में आर्थिक आयाम पढ़ेंगे। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से संबंधित। ठीक है ना, तो पैसों से संबंधित यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करेंगे। वैश्वीकरण से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए, अगर भूमिका आपको लिखनी हो तो इसी तरीके से आप लिख सकती हो कि एक देश का दूसरे देश के साथ जब व्यापारिक संबंध बनता है तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसका जो व्यवहार है या फिर इसका जो आयाम है वो बहुमुखी रहा है, यानी कई सारे मुखों में रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम देखो क्या होता है, की द पॉइंट बात की गई है यहाँ पे। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के आर्थिक सहयोग हुआ, कई सारे देशों में आर्थिक सहयोग हुआ, व्यापारिक संबंधों में सुधार आए। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, वैश्वीकरण से देश जो थे पश्चिमी देशों की तरफ ज़्यादा उपनिवेश होने लगे। यानी कि ये वैश्वीकरण का ये एक नकारात्मक प्रभाव भी बोल सकते हो कि जब वैश्वीकरण बढ़ा तो ज़्यादातर देश क्या करने लगे कि जिनके पास पैसा है, जो अमीर कंट्रीज़ है, उनसे जा करके जुड़ने लगी। अब भारत है, भारत जब शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पास उतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़े लेवल पर बिजनेस कर सके, है ना। अपनी अर्थव्यवस्था को अगर वो देखेगा तो बहुत ही नीचे गिर चुकी थी उसकी अर्थव्यवस्था, उसके पास पैसा नहीं था उतना। तो भारत ने क्या किया, अमेरिका के साथ बिजनेस करना शुरू किया, अमेरिका के साथ लेन देन करने लगा। अमेरिका के साथ किया, रूस के साथ किया, चीन वगैरह के साथ लेन देन करना शुरू किया। तो उसने क्या किया कि जिन कंट्रीज़ के पास पैसा था उनसे जाकर के जुड़ा ताकि कुछ पैसा उसके पास भी आए, व्यापार किया। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव उसके उपनिवेश पर भी पड़ा, उसको वही करना पड़ता था जो अमीर कंट्रीज़ कहती थी। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि वैश्वीकरण के कारण जहाँ देश में समृद्धि हुई, अमीर और गरीब की खाई भी और ज़्यादा गहरी हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक का मतलब है कि उसकी आंतरिक राज्य व्यवस्था में परिवर्तन दिखा। तो वैश्वीकरण के कारण राज्य की प्रासंगिकता जो है यहाँ पर और ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, साथ ही राज्य की जो शक्ति है उसमें भी कई सारे बदलाव देखने के लिए मिले। वैश्वीकरण के कारण रोजगार में वृद्धि हुई, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, घर में छोटे छोटे उद्योग बनाए जाने लगे, कुटीर उद्योग बनाए जाने लगे, बड़े बड़े उद्योगों का खात्मा हुआ, यानी कि घर घर तक व्यापार पहुंचा। और राजनीति की बात करें तो राजनीति प्रभाव यहाँ पर इस तरीके से पड़े, जैसे कि किसी देश में, जैसे रूस का था तो रूस में संघनात्मक व्यवस्था अपनाई जाती थी। तो भारत को भी ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी, तो उसने सेम वही व्यवस्था अपने भारत में, अपने देश में शामिल करी। तो ये राजनीतिक प्रभाव उसको देखने को मिला। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण की सबसे सकारात्मक बात यह है कि विभिन्न देशों के मध्य यानी कि बीच में संस्कृति
उसके कल्चर को लेकर के आना जाना हुआ, संस्कृति का अग्रसर हुआ। वैश्वीकरण के कारण संस्कृति जो थी उपनिवेशवादी में हुई। पश्चिमी संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप नीली जीन्स का ले सकते हो। आज के टाइम पे जीन्स देखो हर कोई पहनता है ना, मेल फीमेल हर कोई। तो ये कहाँ से आई? ये अमेरिका से आया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व हम देख सकते हैं। पूजा पाठ में भी लोग अपना कल्चर छोड़ करके जीन्स वगैरह पहनते हैं। उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण को अपने से जहां देश के बीच सकारात्मकता को देखने मिली है, वहीं वहीं नकारात्मकता भी देखने को मिली है, जो देश की आंतरिक रूप से समस्या को उत्पन्न करता है। ये बहुत बढ़िया आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो। इन बातों का एक छोटा सा निष्कर्ष यही निकल के आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के पार्ट बी में हमने बहुत अच्छे से समझा वैश्वीकरण क्या है, इसके आयाम क्या है, साथ में हमने इसके तीनों ही आयाम को बहुत अच्छे से समझा। अब हम पार्ट सेकंड यानी कि चैप्टर 1 के पार्ट सेकंड में ही समझेंगे कि इसके परिणाम व प्रभाव क्या है, साथ में इसके जो है वैश्वीकरण की विरोधी तर्क को समझेंगे और कुछ पक्षों का क्या कहना होता है इनके ऊपर, ये भी देखेंगे। तो मिलते हैं अब इसके पार्ट सेकंड में। अब जाकर के पार्ट इसका सेकंड देखिए।